हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रेविटी एजुकेशन पर। कल जो है हम लोगों ने एक लेक्चर किया था जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का, हुक्स लॉ की। तो देखो हुक्स लॉ क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में और बहुत बेसिक क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, गलत हो जाते हैं क्योंकि मतलब नहीं पता होता, चीजों का रटा होता है। तो कोशिश करिए, रटिए नहीं, धीरे धीरे हमारे साथ चलिए, आप इंजीनियर बन जाएंगे। हुक्स लॉ, एक बात समझो, ये एक बार है, प्रिज्मेटिक बार, लोड लगा रहा है P, क्लियर। जो लोड है P, अंडर द एक्शन ऑफ दैट लोड, ये जो बार है इसमें डिफॉर्मेशन होगा। अब कितना होगा, क्या होगा, ये हमको अभी नहीं पता है, लेकिन हम इस पे बात करेंगे। सपोज डेल्टा डिफॉर्मेशन होता है, क्लियर। तो जो डेल्टा डिफॉर्मेशन होगा, इसके बारे में बात करना है। इस लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन के बीच में हम एक कर्व बनाएंगे, लोड और डिफॉर्मेशन के बीच में। तो एक एक्सिस हो गई साथियों ये लोड की, और एक एक्सिस ये हो गई डिफॉर्मेशन की। एक्स एक्सिस पे डिफॉर्मेशन ले लिया, वाई एक्सिस पे हमने लोड ले लिया। देखो, जैसे हमने लोड लगाया, जब लोड इस पे जीरो था, सपोज हम कह रहे हैं अभी इस पे कोई लोड नहीं है, हाँ, इस पे लोड P को हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। P को फिर हमने क्या कर दिया, 1 किलो न्यूटन कर दिया। सपोज P को हमने 2 किलो न्यूटन कर दिया। ऐसे हम जो है इंक्रीज करेंगे। तो जब P जीरो था तो डिफॉर्मेशन भी नहीं था। जब हमने लोड बढ़ाया तो हमको कुछ डिफॉर्मेशन मिला दोस्तों। अच्छा, इसके बाद फिर से हमने और लोड बढ़ा दिया तो डिफॉर्मेशन और बढ़ गया, डिफॉर्मेशन बढ़ गया। ये हम खींच रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, डिफॉर्मेशन मिला, और लोड बढ़ा दिया, डिफॉर्मेशन मिला, और लोड बढ़ा दिया, डिफॉर्मेशन मिला। और जैसे ही हमने इस लोड को छोड़ दिया, वैसे ही बॉडी ने अपनी ओरिजिनल पोजीशन फिर से रीगेन कर ली। इसके पीछे का रीजन क्या है कि हमने, जैसे रबर होती है, रबर को खींचा। रबर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि उसमें जो डिफॉर्मेशन है वो दिखता है हमको, मतलब वो डिफॉर्मेशन काफी अच्छी मात्रा में होता है, इस वजह से हमको दिखता है। बाकी अन्य जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें भी होता है, बट नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन होता है, तो वो नेकेड आई से नहीं दिखता। इस वजह से हम रबर का एग्जांपल ले रहे हैं। ऐसे रबर है, हमने लोड लगाया तो उसने क्या किया, डिफॉर्मेशन हुआ उसमें, और उसकी लेंथ बढ़ गई, स्ट्रेच हो गई, और जैसे ही हमने लोड हटा दिया उसने फिर से अपनी ओरिजिनल पोजिशन रीगेन कर ली। तो सेम ऐसा ही स्टील के बार में भी होगा, सेम ऐसा स्टील के बारे में होने वाला है, लेकिन वो दिखता बहुत कम है, बस इतनी सी बात है। तो अब देखते हैं, इसमें लोड लगाया, लोड लगा रहे हैं, डिफॉर्मेशन मिला, लोड हटा दिया, डिफॉर्मेशन जीरो, लोड और बढ़ाया, डिफॉर्मेशन ज्यादा मिला, लोड हटा दिया, फिर से जीरो, लोड और बढ़ाया, डिफॉर्मेशन मिला, हटा दिया, फिर जीरो। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन होने शुरू हो जाएंगे। मतलब कि लोड लगा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, और एक लिमिट आई, हमने लोड हटा दिया, बॉडी ने अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर ली, फिर उसी लोड पे आए, और जब आगे बढ़ाया तो मटेरियल के पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स में कुछ चेंजेस आने लगे। मटेरियल साइंस में पढ़ाएंगे कि क्या चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस आने लगे। पार्टिकल जो है ना वो परमानेंट डिफॉर्मेशन की तरफ जाने लगा। अगर हमने लोड दिया उसके बाद तो खिंचाव शुरू हो गया, स्टील जो है उसमें खिंचाव शुरू हो गया। इलास्टिक जोन था, बट मटेरियल जो है इलास्टिक प्रॉपर्टी शो कर रहा था। शुरू में लोड हटा रहे थे, ओरिजिनल पोजीशन पे रीगेन कर ले रहा था। इलास्टिक पॉइंट के बाद भी जब लोड लगाया तो मटेरियल क्या हो रहा है, कुछ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करने लगा। बताएंगे इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन, मतलब उसको खींचा, वो खिंच गया, ठीक। और इलास्टिक डिफॉर्मेशन, खींचा, उसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर ली। क्लियर, बात समझे। तो यहां पे क्या हुआ कि लोड लगाया,
एक पॉइंट आया इलास्टिक पॉइंट तक मटेरियल ने अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन कर ली जब लोड हटा दिया। उसके बाद मटेरियल जो है ना वो परमानेंट डिफॉर्मेशन की तरफ बढ़ा। परमानेंट डिफॉर्मेशन को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। इन बिटवीन एक रेंज रही जहां पे मटेरियल के अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी भी थी और मटेरियल के अंदर प्लास्टिक प्रॉपर्टी भी थी। मतलब मटेरियल इलास्टिक प्रॉपर्टीज से प्लास्टिक प्रॉपर्टीज की तरफ अपने आप को शिफ्ट कर रहा था। दैट रीजन is known as elastoplastic region and the deformation under that region is known as elastoplastic deformation. Clear? समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा डीप जा रहे हैं लेकिन आई थिंक आपको चीजें क्लियर समझ में आ रही होंगी, मजा आ रहा होगा। और जब तक यार डीप नहीं गए तब तक क्या इंजीनियर। क्लियर? तो यहां पर हमने लोड बढ़ाते गए हाँ, इस तरह से एक इस तरह का कर्व मिला दोस्तों। हाँ, इसके बाद यहां पे देख रहे हैं हम कुछ इस तरह का एक लाइन जैसी मिल रही है और फिर थोड़ा और बढ़े ऊपर तो मटेरियल जो है इस तरह से एक कर्व शो कर रहा है। ऐसा कर्वी नेचर हो गया, पहले लाइन थी अब भी कर्वी हो गया। इस पॉइंट ए को और पॉइंट बी को कुछ बोलते हैं। इस पॉइंट ए को बोलते हैं हम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्या बोलते हैं पता चलेगा अभी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्लियर? और पॉइंट बी जो है साथियों ये है इलास्टिक लिमिट। अभी बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है, यहां से जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो जबरदस्त होने वाले हैं, अपने स्ट्रांग हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स, मजा आने लगेगी आपको। जो कभी कोई चीज देखोगे, कोई बार देखोगे, कोई कंपोनेंट देखोगे तो उसमें देखोगे यार अच्छा इलास्टिक या प्रोपोर्शनल या प्लास्टिक, समझ रहे हैं? इलास्टिक लिमिट तक आए। इसके बाद यहां से फिर जब मटेरियल जो है एक दूसरे जोन में शिफ्ट होता है उसको तो बीच में ट्रांजिशन रहता है इलास्टिक से प्लास्टिक की तरफ। ये वाला जो जोन है दैट इज प्लास्टिक, इस तरह का प्लास्टिक जोन है, मतलब बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है। यहां पे बॉडी में इलास्टिक जोन है, मतलब यहां से अगर लोड लगा के छोड़ेंगे तो मटेरियल जो है पूरा का पूरा जीरो डिफॉर्मेशन, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन कर लेगा, डिफॉर्मेशन जीरो रह जाएगा। इसके बाद अगर हमने यहां पे छोड़ा तो मटेरियल परमानेंट डिफॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो परमानेंट डिफॉर्मेशन वाला जो जोन होता है वो होता है प्लास्टिक जोन। और जीरो मतलब लोड हटाने के बाद इलास्टिक जोन, लोड हटाने के बाद ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया तो क्या होता है इलास्टिक जोन। क्लियर? जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के फॉर्मूलाज हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की जो एनालिसिस है वो पूरी की पूरी हम लोग केवल इलास्टिक जोन तक ही करते हैं। इलास्टिक जोन तक ही सारे जो मॉडुलस हैं, सारे कांस्टेंट्स हैं वो काम करते हैं। और जैसे ही हम प्लास्टिक जोन में जाते हैं ना वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स नहीं काम करती हमारी। फाइन? और हमें करना क्या है, हमें बेसिक जो है डिफॉर्मेशन से बचाना है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में मैटर अपने कंपोनेंट को, तो हम इस वाले जोन में काम कर लेते हैं। अब देखो लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन, ऐसे ही एक कर्व बनता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का। सेम जैसे लोड है, लोड जो है वो स्ट्रेस को डिनोट कर रहा है इधर, और ये डेल्टा जो है यहाँ पे हम डेल्टा अपॉन ओरिजिनल लेंथ स्ट्रेन के हिसाब से लिख सकते हैं। तो जैसा कर्व लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन का आता है बाय नेचर, वैसा ही स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का आता है। हाँ, एक मैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का एक अलग वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो होगा वो। आज ये इंट्रोडक्टरी था हुक्स लॉ बताने के लिए। सिग्मा हो गया दोस्तों, ये हो गया एप्सिलॉन, यहाँ पे इस तरह से हुआ, ऐसे हुआ, ये कुछ इस तरह से हुआ। ठीक, तो यहाँ पे ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हो गई, ये हो गई इलास्टिक लिमिट, ए पॉइंट बी पॉइंट। प्रोपोर्शनल लिमिट। तो स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है दोस्तों। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन within the elastic limit. Stress is proportional to strain within the elastic limit.
आर यू गेटिंग दिस और नॉट? आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस. स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट. दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट. मैंने आपको बता दिया इलास्टिक लिमिट कहां है, मैंने इलास्टिसिटी का आपको मतलब बता दिया, स्ट्रेस का मतलब बता दिया, इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्सेस, स्ट्रेन का मतलब बता दिया, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ. क्लियर? सब कुछ क्लियर है आपको यहां से. एक चीज बचती है प्रोपोर्शनल लिमिट. ये क्या होता है भैया? ये कहां से आ गया देखते हैं. देखो लोड बढ़ा रहे हैं, डिफॉर्मेशन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेन बढ़ रहा है. बढ़ता क्या कहां तक बढ़ा? पॉइंट ए तक बढ़ा. कैसा? लीनियर वेरिएशन. ठीक बच्चों, साथ में दोस्तों, लीनियर वेरिएशन. एक्चुअली क्या है कि हम 11th 10th के बच्चों को, 11th 12th के बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो वो छोटे होते हैं, दे आर किड्स, तो बच्चे बोल देते हैं उनको बीच बीच में. और एट द सेम टाइम क्या होता है, इंजीनियरिंग में भी पढ़ा रहे हैं, तो इंजीनियरिंग के जो साथी हैं वो एज में बड़े होते हैं. कभी कभी होता है कि भाई 32 33 35 ईयर्स के हैं, 40 ईयर्स के लोग भी हैं, वो भी इंजीनियरिंग में कोई टॉपिक है अपना देख लिया, सर्च कर लिया, हम तक पहुंच गए. तो उनको मैं बच्चों नहीं कह रहा हूं, वो थोड़ी सी आदत हो गई है बच्चे कहने की, इस वजह से. बाकी दोस्तों चलता है. लीनियर वेरिएशन कैसा? y इज इक्वल टू mx फॉर्म का. समझना मेरी बात आप लोग, y कहां है? y इज इक्वल टू mx फॉर्म लाइन जानते हैं क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि y इज इक्वल टू mx की लाइन खींच दीजिए, ड्रॉ कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे. कैसे? क्लास 9th में पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. हाँ आओ, एक्स वाई एक लाइन है ये. दिस लाइन इज व्हाट? y इज इक्वल टू mx फॉर्म. हाँ, ये लाइन कैसी है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी. और ये लाइन कैसी है? y इज इक्वल टू mx माइनस सी. अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो यार क्लास 9 10 की किताब उठाने में कोई हर्ज नहीं है, समझ रहे हैं? लेकिन ये कॉन्सेप्ट आने चाहिए, अदरवाइज फेल हो जाएगा मामला सारा. c क्या है? ये है, c है इंटरसेप्ट, ये वाला. और यहां पे देखो 0 है इंटरसेप्ट. सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला, दिस वन, दिस सी. यहां पे प्लस में था ऊपर वाला, तो उसमें प्लस सी लगा हुआ है. यहां नीचे है तो माइनस सी लगा हुआ है. यहां पे है ही नहीं मूल बिंदु पे, ओरिजिन पे, तो y इक्वल टू mx हो गया. ठीक, तो y इक्वल टू mx फॉर्म की लाइन है. y एक्सिस, x एक्सिस m. m क्या है? m इसका जो है ग्रेडियंट है, कितना? m इज इक्वल टू tan थीटा. क्लियर? जिन लोगों को नहीं आता है वो देख लें, जिन लोगों को आता है तो वो 2-3 मिनट का वीडियो आगे भी कर सकते हैं चलाते चलाते. ठीक, तो यहां पे लाइन देख रहे हो आप, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. और जब हमने एक यहां पे प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो E एप्सिलॉन आ गया साथियों. हाँ, और ये जो लाइन, ये जो डिनोट हो रहा है, ये एक लाइन से डिनोट हो रहा है, y इक्वल टू mx टाइप की, जहां पे m क्या है? E के बराबर है. m यहां कांस्टेंट था, यहां पे E है कांस्टेंट. ठीक, और E क्या है? एक इलास्टिक कांस्टेंट होता है, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है. आगे बताएंगे जब प्रॉपर्टीज बताएंगे. थोड़ा इसको रब करना पड़ रहा है, प्रोपोर्शनल लिमिट का कॉन्सेप्ट अभी खत्म नहीं हुआ है. टेक सम टाइम. ये ग्रीन बोर्ड में चॉक को रब करने में कुछ दिक्कत होती है, तो अगर इसका कोई सॉल्यूशन किसी के पास हो, आप लोग देख रहे हो, तो मुझे बता देना कि इसका क्या बेहतर तरीका हो सकता है. कोई फ्लूइड क्या यूज किया जा सकता है इसको साफ करने के लिए. क्लियर? अब देखो यहां पे ये हो गया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था. एक बार दोबारा से मैं बना रहा हूं प्रोपोर्शनलिटी और यहां पे इलास्टिक लिमिट. ये देखो सिग्मा इज इक्वल टू E एप्सिलॉन कर्व है. y इज इक्वल टू mx फॉर्म का. x यहां पे एप्सिलॉन से डिनोट हो रहा है, y जो है वो सिग्मा से डिनोट हो रहा है, y इक्वल टू mx फॉर्म है. और जो ये है, दिस इज द स्लोप ऑफ द कर्व. ये लाइन है, ये क्या है? ये E है, इसको E कहते हैं. जिसका E ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा, अब देखो जैसे ये एक कर्व ये भी बन जाएगा, ए बी. सपोज एक मटेरियल ये 1 है, एक मटेरियल ये 2 है, तो मटेरियल 1 जो है इसका जो E है, E1 इज लेस देन E2,
मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस ऑफ 1 इज लेस देन यंग्स मॉडुलस ऑफ 2। मतलब क्या हुआ कि जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है वो ज्यादा इलास्टिक है और जिसका यंग्स मॉडुलस कम है वो कम इलास्टिक है। ये बात याद रखना। अगर आपको एक कर्व दिया जाए, ऐसा कहा जाए कि भैया ये दो कर्व हैं, एक कर्व 1 एक 2, इनमें से कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा, सिग्मा इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा, और अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा तो वही ज्यादा हो गया। फिर क्या कहना है, जो ज्यादा है वो ज्यादा है। क्लियर? तो ये बात हो गई। यहां से यहां तक लीनियर वेरिएशन था, प्रोपोर्शनेट वेरिएशन था, लेकिन यहां से जो है ये कर्व आ गया, इलास्टिक लिमिट में है ऑल्दो लेकिन कर्व आ गया। तो इस वजह से इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट। हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्या है हुक्स लॉ, सिग्मा इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन, और सिग्मा इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन साथियों कहां तक वैलिड होगा, प्रोपोर्शनल लिमिट तक। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है। एक बार मैं एक साल था, इट वाज 2014, हाँ 2014 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का पेपर था, सेल का, और हम तो अपना इस कॉलेज से निकले थे बीटेक करके आराम से। इतना तो रटा था क्वांटम में कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। पहला ऑप्शन उसमें यही दिया हुआ था। क्वेश्चन पूछा गया हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू, तो हमने लिखा, मतलब हमने देखा पहला इलास्टिक लिमिट, दूसरा प्रोपोर्शनल लिमिट, तीसरा यील्डिंग, और कुछ ऐसे ही लिखा होगा। जैसे ही वो पहला दिखा है इलास्टिक लिमिट, अरे वाह मजा आ गया, मजा आ गया। ऐसा लगा अरे यार आज का पेपर ओके। और इट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, वो मेरी पेपर का पहला क्वेश्चन था, और जैसे ही देखा बड़ा मजा आ रहा, कहा मजा आ गया यार। बाद में पता चला कि यार ऐसा खेल हो जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में ऐसे खेल हो जाते हैं, तो उसी खेल को डील करना है हम लोगों को। वी हैव टू प्ले विद द कंसेप्ट्स। उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, प्लेयर बनना पड़ेगा। तो हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, क्योंकि y इज इक्वल टू mx फॉर्म जो सिस्टम बन रहा है ना, जो लीनियर प्रोफाइल डेवलप हो रहा है, वो प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही हो रहा है। ये अलग बात है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर जा रहा है, लेकिन हुक्स लॉ जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड है, लेकिन विद इन द इलास्टिक लिमिट मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन कर रहा है। That is why elastic limit is having its significance and proportional limit is having its another significance. Clear? I hope you are getting all the things. Okay? अब देखो कुछ और। यार मुझे बहुत सारे सजेशंस मिले कि डस्टर से पोछा करो, डस्टर से आप जो है बोर्ड साफ करिए, रुमाल से साफ करिए। मैंने बहुत ट्राई कर लिया लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा है। मुझे काम जो है यही टी शर्ट आ रही है एक, इसमें जो है पानी लगा करके मैं साफ करता हूँ तभी साफ होता है। तो देख लेना, समझ लेना, ये मेरी थोड़ी सी मजबूरी है। अब देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि स्टील जो है वो ज्यादा इलास्टिक है या रबर ज्यादा इलास्टिक है, तो जब बचपन में थे क्लास 9-10 में तो ये सोचते थे कि नहीं नहीं रबर बहुत इलास्टिक होती है, स्टील कहाँ इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब रबर को ये समझते थे इलास्टिक है, जबकि फिर उसमें जब क्लास 11th में आया तो कुमार मित्तल ने किताब थी, उसमें लिखा हुआ था जो स्टील है वो ज्यादा इलास्टिक होता है। तो वो चीजें समझ नहीं आई, बीटेक हो गया उसके बाद भी समझ नहीं आए आज तक। आज समझते हैं। जिन लोगों को आ गई होगी उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारों सबको नहीं आती है। हमको तो नहीं आई थी। स्ट्रेस स्ट्रेन, जब हमने स्ट्रेस के लिए कर्व ड्रॉ किया, सॉरी स्टील के लिए कर्व ड्रॉ किया, एक स्टील का सैंपल लिया स्पेसिमेन, उसके लिए उस पे हमने लोड लगाया, डिफॉर्मेशन लिया, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डेवलप किया, बनाया, तो पता चला कि वो कुछ इस तरह का बन रहा है। और रबर को लिया, सेम मटेरियल, सेम इसी तरह का कंपोनेंट, स्टील, ऐसा ही सेम डायमेंशन, सब कुछ सेम, रबर को लिया। तो जब रबर को लिया, लोड लगाया, तो जो है उसका कर्व कुछ ऐसा जा रहा था।
बात समझ रहे हैं? मतलब क्या था? मतलब ये था, हम कह रहे हैं भैया इतना लोड हम लगा रहे हैं या इतना स्ट्रेस हम लगा रहे हैं। जब इतना स्ट्रेस हमने लगाया तो देखा यार कि स्टील जो है उसमें डिफॉर्मेशन ये आ रहा था, डिफॉर्मेशन इन स्टील। हाँ, और जब हमने यही लोड रबर पे लगाया दोस्तों साथियों, तो जो डिफॉर्मेशन था वो कितना आ रहा था? इतना आ रहा था। ये तो सही बात है, बिल्कुल आंखों देखा है। स्टील का कंपोनेंट लोगे तो लोड नहीं, डिफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। रबर का लोगे तो डिफॉर्मेशन आएगा, पिक्चर में ज्यादा मिलेगा। ठीक, तो ये तो क्लियर हो गया, डेल्टा रबर इज ग्रेटर देन डेल्टा स्टील एट द सेम स्ट्रेस लेवल। क्लियर? अब देखा भैया, ये बताओ कि यार मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा है? तो पता चला कि यार ये रबर के लिए कर्व बना था और ये बना था स्टील के लिए। तो जिसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है वो ज्यादा इलास्टिक है। जो मटेरियल रेसिस्टेंस ज्यादा कर पा रहा है, रेसिस्ट ज्यादा कर पा रहा है, मतलब हम लोड लगा रहे हैं और वो डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट कर पा रहा है, देन दैट मटेरियल इज हैविंग हाई वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस, हाई वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर? ये बात हो गई। तो हमें समझ में आ गया कि भैया डेल्टा रबर इज ग्रेटर देन डेल्टा स्टील और यंग्स मॉडुलस ऑफ ई स्टील इज ग्रेटर देन ई रबर। हाँ, तो इलास्टिक कौन हो गया साथियों? ज्यादा ज्यादा इलास्टिक हो गया स्टील, मोर इलास्टिक। ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं मिलते चलेंगे लाइफ में। देखिए, जो भी काम करिए बेहतरीन करिए। पढ़ना है जबरदस्त पढ़िए, टाइम दीजिए खुद को, मैनेज कीजिए अपने आप को। और यार अगर मन नहीं लग रहा है पढ़ने में तो छोड़ दीजिए, फिर कुछ दूसरा करिए, लेकिन उसको बेहतरीन करिए। तो आज के लिए जो वीडियो है उसमें हम लोग इतना ही रखेंगे। कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। पूरी कोशिश रहती है कि एक एक कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छे से बता पाए। जय हिंद।